जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री। पेपर का नाम है आपके हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया। इसमें आपको 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक पढ़ना होता है। तो इस क्लास में क्या सर, इस क्लास में आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो किस विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है सर? तो ये आपके सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु का पेपर है। ठीक है, हमारा एग्ज़ाम कब है सर? तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आपके एग्ज़ाम है 8 मई 2026 को। देखिए, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से जितने भी संबंधित कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में भी आपके 8 मई 2026 को एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, आप लोगों का एग्ज़ाम 20 मई 2026 को होने वाला है। अभी बहुत टाइम है, तो आपका भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे किताब आपके सेम पढ़ाए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया 1206 से 1757 तक उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय में आपके सेम किताब ही पढ़ाया जाता है। तो कुछ बाहर से नहीं आता है, सेम टू सेम आएगा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे माँ पटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय का भी एग्जाम बाकी है, राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय का एग्जाम होने वाला है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी और महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, जितने भी आपके उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय है जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना। ऐसे तमाम प्रकार के लखनऊ यूनिवर्सिटी है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये आपका क्वेश्चन पेपर जो है ध्यान से देख लेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, देखिए बीए सेमेस्टर वाला आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे तो भी बीए सेमेस्टर वाला आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएगा। ये बीए सेमेस्टर वाला की जिम्मेदारी है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे लगातार जितने साल आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले, इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया आपसे कि लाख बख्श किस सुल्तान की उपाधि थी? लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आपके एग्जाम में पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर के 1210 तक। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना। इसने क्या क्या निर्माण कराए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। पूछता है आपके एग्जाम में कुवल, ठीक है ना, कुवल, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये देखिए, जो क्लास में थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत इस इस्लाम मीनार का निर्माण किसने कराया था? या फिर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। कैसे हुई थी? तो पोलो खेलते हुए। पोलो क्या है? पोलो या फिर चौगान। ठीक है ना, चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अच्छा ध्यान रखिएगा, लाख बख्श का मतलब पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, कहता है कि लाख बख्श का जो लाख बख्श की उपाधि धारण की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो इसका मतलब क्या होता है? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने किया था? देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कब कराया था? तो 1192-93 में। ठीक है ना। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था 1192-93 में। डेट भी याद रखिएगा, पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछा है तबकात ए नासिरी किसने लिखी है? तबकात ए नासिरी लिखा गया है मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। यहाँ बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मिनहाज तबकात ए नासिरी है ना, ये मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई थी। किस भाषा में? पूछता है ना, तबकात ए नासिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका फारसी भाषा में लिखी गई है। किसने लिखा है? मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। कब लिखा था? 1260 में।
ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और लास्ट में मैं बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनकर सभी बच्चे जाएंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि किस शासक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है ये चौगान यानी पोलो खेलते हुए होती है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 40 गुलामों के दल को किस शासक ने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था 40 गुलामों के दल को। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। पूछता है आपके एग्जाम में, जो 40 गुलामों का दल है ना, 40 गुलामों के दल को और किस नाम से जाना जाता है? तो तुर्कान ए चिहालगानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, मैं लिख दूं आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तुर्कान ए चिहालगानी, चिहालगानी। ठीक है, तुर्कान ए चिहालगानी के नाम से जाना जाता है 40 गुलामों के दल को। इसकी जो स्थापना है या फिर जो 40 गुलामों के दल की स्थापना करी गई थी वो इल्तुतमिश के द्वारा करी जाती है। ठीक है ना, आपके एग्जाम में पूछता है जो 40 गुलामों का दल है इसको समाप्त किसने किया था? ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आगे चलकर बलबन, ठीक है ना, आगे चलकर बलबन नामक शासक आते हैं और ये 40 गुलामों के दल को, जिसे तुर्कान ए चिहलगामी कहा जाता था, इसे समाप्त कर देते हैं, इसका दमन कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस शासक को बगदाद के खलीफा से वैधता मिली थी? बगदाद के खलीफा से वैधता किस शासक को मिली थी? तो इल्तुतमिश को मिली थी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, किस शासक ने सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सिजदा एवं पैबोस, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने सिजदा और पैबोस की शुरुआत की थी। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा गया है, किस शासन के शासनकाल के लिए रक्त एवं लौह नीति की अपनाई? अच्छा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ब्लड एवं आयरन की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है, दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की गई थी बलबन के द्वारा। ठीक है ना, दीवान ए अर्ज विभाग ये किससे संबंधित था? तो ये आपका सैन्य विभाग से संबंधित था। सैन्य विभाग यहाँ पर देख लेंगे, सैन्य विभाग। ठीक है ना, यानी ये आपका जो सैनिक होते थे, दीवान ए अर्ज किससे संबंधित है? सैनिकों से संबंधित है, सैन्य विभाग से। ठीक है ना, इसकी स्थापना कौन करता है दीवान ए अर्ज की? तो बलबन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चला होगा, जब खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कब करी थी? 1290 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने कब की थी? 1290 में की थी। आपके एग्जाम में पूछता है कि जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये 1290 में तो स्थापना करता है खिलजी वंश की और 1296 तक ये शासन करता है। ठीक है ना, लगभग 6 वर्षों तक। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के काल में हुआ था? सबसे ज़्यादा जो मंगोलों का आक्रमण है ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है, चित्तौड़ की विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने इसका क्या नाम रखा था? तो जब चित्तौड़ की विजय कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी तो चित्तौड़ का नाम बदलकर ये खिजराबाद कर देता है। इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का।
ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि चित्तौड़ का विजय अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था, किस सन में किया था? 1303 ईस्वी में किया था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीत लेता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? जब अलाउद्दीन दक्षिण का अभियान करता है तो उस समय उसका सेनापति मलिक काफूर था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। दीवान ए मुस्त खराज विभाग को की स्थापना किसने की थी? तो देखें, दीवान ए मुस्त खराज विभाग की जो स्थापना है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है, घोड़े को दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने एवं सैनिकों के हुलिया लिखने की शुरुआत की थी। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, आपके जो एग्ज़ाम है ना, वहाँ पर कई बार आपके एग्जाम में पूछा है डायरेक्ट कि घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 18 से पूछा गया है, कौन सुल्तान दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था? तो स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में मुबारक खिलजी आता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा गया है, किस सुल्तान ने किसानों के प्रति उदारता की नीति रस्म मियान अपनाई थी? रस्म मियान अपनाई गई थी गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया है, किस शासक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो पहले आप ये जानिए कि किस शासक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता। अब यहाँ पहला क्वेश्चन बनता है, इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 में, ठीक है ना। 1333-34 में यह भारत आता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो यहाँ आता है तो ये कितने साल तक रहता है? 8 वर्षों तक ये रहता है। अच्छा, 8 साल तक रहकर ये यहाँ की जो दिल्ली सल्तनत है यहाँ पर घूमता फिरता है और एक किताब लिखता है। कौन सी किताब लिखता है सर? तो रिहला नामक किताब लिखता है, ठीक है ना। रिहला रिहला नामक किताब लिखता है। तो इसमें क्या है, तो ये इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है, यानी ये घूमता फिरता था और यहाँ के बारे में जो जानकारियाँ इकट्ठा करता था वो रिहला नामक किताब में लिखता था। तो जो उनकी यात्रा वृत्तांत है इब्न बतूता का रिहला, ये 14वीं शताब्दी के दिल्ली सल्तनत की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है रिहला नामक किताब, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। अच्छा, इब्न बतूता भारत से कब लौटा था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेगा, तो याद रखिएगा 1342 में ये भारत से वापस लौट जाता है। कहाँ? चाइना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछा गया है, दीवान ए कोही विभाग किससे संबंधित था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। कृषि विभाग से संबंधित था दीवान ए कोही। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा गया है कि किस शासक के मरने पर बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पर, ठीक है ना। जब मोहम्मद बिन तुगलक मर जाता है तो बदायूनी लिखते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, कौन सा शासक होली मनाता था? होली का त्यौहार हिंदुओं का है और ये त्यौहार मनाता था मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, अमीर खुसरो को तूती ए हिंद यानी भारत का तोता की उपाधि किस शासक ने दी थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो अलाउद्दीन खिलजी है ये अमीर खुसरो को तूती ए हिंद या फिर भारत का तोता की उपाधि से अलंकित करता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है कि जौनपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जौनपुर की स्थापना करी थी फिरोज तुगलक ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुरंत आप हमसे पहले पूछ लीजिए, ठीक है ना। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा। जितना जल्दी क्वेश्चन पेपर भेजेंगे उतना जल्दी आंसर की आपको मिल जाएगा, ठीक है ना।
तो याद रखिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप पे भेजिए और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। उसका भी आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने, ठीक है ना। 26 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 27 पूछा है, तैमूर का भारत पर कब आक्रमण हुआ? तो जो तैमूर लंग था, ये भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 आपसे पूछा गया है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है ना। अब यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर जब आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी तो कब की थी? ये भी तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में, ठीक है ना, 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछा गया है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक युद्ध के मैदान में मारा गया था? तो दिल्ली सल्तनत का जो इब्राहिम लोदी था, ठीक है ना, ये मैदान में मारा गया था। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछा गया है, हुमायूं नामा का लेखक कौन है? हुमायूं नामा का लेखक गुलबदन बेगम है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछता है गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम जो थी, ये मुगल राजकुमारी थी, सम्राट बाबर की बेटी और सम्राट हुमायूं की सौतेली बहन थी ये, ठीक है ना। उन्होंने अपने भतीजे सम्राट अकबर के अनुरोध पर हुमायूं नामा यानी हुमायूं की पुस्तक लिखी थी, जिसमें बाबर और हुमायूं के जीवन का एक दुर्लभ और मूल्यवान आंतरिक विवरण दिया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, महाभारत का किस नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है? महाभारत का रज्मनामा नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि महाभारत का नाम जो है फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा से किया गया है, तो महाभारत का जो ट्रांसलेट है करने के लिए फारसी भाषा में, ये किसने कराया था? महाभारत हमारा ग्रंथ है, इसको फारसी भाषा में अनुवाद कराने का आदेश किसने दिया था? पूछता है आपके एग्जाम में, तो अकबर ने किया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? अकबर ने कराया था। नाम क्या था उसका? रज्मनामा नाम था। अब आपके एग्जाम में पूछता है कि रज्मनामा का अर्थ क्या है? रज्मनामा का अर्थ है युद्ध की पुस्तक या फिर युद्ध की कहानी, ठीक है। चलिए, कई बार पूछा है, तो जो लेक्चर है मेरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अकबर के राज्यकाल में कौन सी दरबार की भाषा थी? जो अकबर का शासनकाल था, उस समय उसके दरबार की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत के आपके 3 युद्ध होते हैं, अब यहाँ केवल प्रथम युद्ध के बारे में पूछा है। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेगा, जब 3 युद्ध हुआ था तो दूसरा युद्ध कब होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था बताइए आप सभी लोग, ठीक है ना, बताने का प्रयास करेंगे। देखिए 1526 में, ठीक है ना, 1556, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, 1526 में आपका पहला होता है और 1556 में आपका पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। और याद रखिएगा 1761 में, ठीक है, कब? 1761 में ये आपका तीसरा युद्ध होता है पानीपत का। पानीपत का 3 युद्ध हुए थे, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, बाबर की आत्मकथा तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तुजूक ए बाबरी, ठीक है, तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह लिखी गई है आपकी तुर्की भाषा में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है ना। बाबर की आत्मकथा तुजूक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इसे याद रखिएगा, इसे विशेष रूप से चगताई तुर्की भाषा में रचा गया था, जो बाबर की मातृभाषा थी, ठीक है। पूछता है तुजुक ए बाबरी लिखा किसने था? तो इसे लिखा था खुद बाबर ने, ठीक है ना, बाबर ने लिखा था इसको। तुजुक ए बाबरी कौन लिखा था? मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने लिखा था अपनी आत्मकथा। ये इन्हीं की आत्मकथा है बाबर की, ठीक है ना, तुजुक ए बाबरी। क्लियर हो गया। तुजुक ए बाबरी किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। किस भाषा में लिखी थी? तो इनकी भाषा थी तुर्की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
चलिए क्वेश्चन नंबर आपके देखिए 35 पूछा गया है कि किस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ा। तो देखेंगे जो आपका कन्नौज का युद्ध था ना, यहाँ पराजित होने के बाद जो हुमायूं था इसे निर्वासित जीवन जीना पड़ता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 36 आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा शासक ज्योतिष में विश्वास करता था। ज्योतिष में विश्वास रखने वाला कौन सा था, हुमायूं था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया कि फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी। जो फरीद था शेर खान की उपाधि दी जाती है बहादुर खां लोहानी के द्वारा। इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 38 है कि कृषि क्षेत्र में पट्टा एवं कबूलियत को किस शासक ने शुरू किया था। पट्टा एवं कबूलियत को शुरू करने वाला था शेर शाह सूरी। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है चांदी का रुपया किस शासक ने शुरू किया था। चांदी का रुपया चलाने वाला जो शासक था शेर शाह सूरी था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला प्रश्न है 40 नंबर। पद्मावत पुस्तक के रचयिता कौन है। पद्मावत लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 आपसे क्या पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, किस शासक ने सड़क के किनारों पर 1700 सरायों का निर्माण कराया था। तो शेर शाह सूरी ने कराया था। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 आपसे पूछा गया है अकबर के संरक्षक कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अकबर के संरक्षक थे बैरम खान। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी हेमचंद्र ने। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यही क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से पूछता है। दूसरा तरीका क्या है, अकबर ने जब जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, तो जजिया कर से दोबारा शुरू किसने किया था। ठीक है ना, तो दोबारा शुरू किया था इसे औरंगजेब ने। ठीक है ना, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने जजिया कर सो फिर से शुरू किया था। कब शुरू किया था ये, 1679 में। ठीक है ना, पूछता है जजिया कर किसने समाप्त किया था। अकबर ने। कब किया था, 1664 में। जजिया कर सो फिर से शुरू किसने किया था, औरंगजेब ने। कब, 1679 में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 45 है कि दीन ए इलाही था। दीन ए इलाही क्या है। दीन ए इलाही अनेक धर्मों का मिश्रण है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। अब यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा, अकबर का मकबरा जब सिकंदरा में है तो सिकंदरा कहाँ है, और अकबर का मकबरा जो है कब बनवाया गया था और किसके द्वारा बनवाया गया था। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनेंगे। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ है सर, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, सिकंदरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अब जो मकबरा है अकबर का, इसके बारे में आप जान लीजिए। अकबर का मकबरा तीसरे और सबसे महान मुगल सम्राट अकबर का समाधि स्थल है। इस मकबरे का निर्माण इनके पुत्र जो थे अकबर के, जहांगीर। ठीक है ना, जहांगीर। ठीक है, अकबर का जो मकबरा है इसका निर्माण किसने कराया था, जहांगीर ने कराया था। कब कराया था, तो 1605। ठीक है ना, 1605 से लेकर के 1613 के बीच में। ठीक है, 1605 से लेकर के 1613 के बीच में जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया था। कहाँ, सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या पूछा गया है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। डेट याद रखिएगा 18 जून। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है जहांगीर ने राज्याभिषेक के पश्चात कितने अध्यादेश जारी किए थे। तो जब जहांगीर का राज्याभिषेक हो जाता है तो ये 12 प्रकार के अध्यादेश जारी करता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है, नूरजहां का राजनीति पर प्रभाव कब से कब तक रहा। नूरजहां का राजनीति पर प्रभाव रहा था 1611 से 1627 तक। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, किसने मनसबदारी, ठीक है, किसने मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित किया। मनसबदारी सिस्टम को किसने शुरू किया था भैया, तो ये अकबर ने शुरू किया था। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा गया है कि औरंगजेब ने शिवाजी पर विजय प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम किसे भेजा। तो शाइस्तका खां को भेजा था सबसे पहले। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, किसने शिवाजी को पुरंदर की संधि, कब, 1665 में पुरंदर की संधि होती है। यहाँ क्वेश्चन कई बार पूछता है, पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में। अच्छा, शिवाजी को पुरंदर की संधि जब 1665 थी, इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किसने किया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 53 आपसे पूछा गया है, अष्टप्रधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अष्टप्रधान में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था। अष्टप्रधान में जो वित्त मंत्री होते थे इनको मजुमदार कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अष्टप्रधान में आपके 8 लोग थे, 8 लोग थे और आठों का अलग अलग पेशा था और अलग अलग नाम था। मैं ध्यान से बता रहा हूँ, अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। पेशवा, ठीक है ना, पहला था पेशवा। पेशवा को क्या कहा जाता था, पेशवा को कहा जाता था प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधानमंत्री। मैं अलग अलग बता दूंगा। अष्टप्रधान में जो पहला था पेशवा, पेशवा को क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब जो आपका दूसरा था अमात्य मजूमदार, जो वित्त मंत्री थे, ये इन्हें मजूमदार कहा जाता था या फिर अमात्य कहा जाता था, ठीक है ना, ठीक है। अष्टप्रधान में जो वित्त मंत्री थे इन्हें मजूमदार या फिर अमात्य कहा जाता था। तीसरे थे इसमें आपके सचिव, ठीक है ना, तीसरे थे कौन, आपके सचिव, ठीक है। सचिव, सचिव के अंदर कौन थे आते थे, सचिव को सचिव ही कहा जाता था अष्टप्रधान में। अष्टप्रधान में जो पांचवे थे, ठीक है ना, विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था अष्टप्रधान में, तो विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था, ठीक है ना, सुमंत या फिर दबीर कहा जाता था। अच्छा, अष्टप्रधान में सेनापति को क्या कहा जाता था, जो सेनापति होते थे अष्टप्रधान में इनको क्या कहा जाता था, इनको सेनापति ही कहा जाता था, ठीक है। और जो अष्टप्रधान में गृह मंत्री थे उन्हें मंत्री कहा जाता था, ठीक है। अष्टप्रधान में जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्हें न्यायाधीश कहा जाता था, ठीक है। अब जो अष्टप्रधान में अंत वाला था, 8वां था महायाजन, महायाजन को पंडित राव कहा जाता था, ठीक है ना, पंडित राव। अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, केवल 2 ही 3 इसमें आपका इम्पोर्टेंट है, 2 ही 3 पूछता है। जैसे अष्टप्रधान में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था, मजुमदार या फिर अमात्य कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा, ठीक है ना, पेशवा प्रधान। अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था, ठीक है। यही 2 सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपके पूछता है। और पूछता है अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, तो सुमंत, ठीक है ना, सुमंत या फिर सबीर, ठीक है, सुमंत या फिर दबीर कहा जाता था। बस केवल 3 ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 54 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछा है, उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस शासक ने महजरनामा जारी किया था। अकबर ने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। कब किया था ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो 1579 में, ठीक है, 1579 में अकबर ने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, शालीमार बाग किसने बनवाया। शालीमार बाग बनवाया था जहांगीर ने। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। पूछता है कब बनवाया था, तो 1619 ईस्वी में जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया था। अगला क्वेश्चन 56 नंबर पूछा गया है, मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया। मजहर का प्रारूप तैयार किया था शेख मुबारक ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्या पूछा गया है, शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में भू राजस्व कितना था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनेगा, ध्यान रखिएगा।
जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ठीक है, इनकी भूमि की व्यवस्था में जो भू राजस्व था वो 40% था। पहले 30% था, भूमि का 1/3। लेकिन बाद में जो छोटे छोटे किसान होते थे इनके जो कर था इनको समाप्त कर दिया जाता है। जो बड़े बड़े किसान थे उनको उनके ऊपर ये 30% जो था 30% हटा करके 40% कर दिया जाता है, ठीक है ना। जो 1/3 था ये हटा करके 40% कर दिया जाता था। अब आपके एग्जाम में पूछता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं ये 2 प्रकार के टैक्स लेते थे, ठीक है ना। एक होता था चौथ, ठीक है ना, एक होता था चौथ टैक्स, एक होता था सरदेशमुखी, ठीक है ना, सरदेशमुखी। ये 2 प्रकार के टैक्स लेते थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अब जो चौथ था इसमें पूछता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो चौथ टैक्स लेते थे इसमें कितना प्रतिशत हिस्सा लेते थे, तो 25% इसमें टैक्स लगाया जाता था चौथ में। और जो सरदेशमुखी टैक्स था इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज आपके 10% टैक्स लगाते थे, ठीक है ना। ये दोनों याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो चौथ टैक्स लेते थे इसमें 25% था, जो सरदेशमुखी टैक्स था ये 10% था। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज का भूमि कर व्यवस्था था ये पहले 30% था, बाद में जो छोटे छोटे किसान थे इनका जो टैक्स लगता था वो हटा करके बड़े किसानों के ऊपर टैक्स जब लगाया जाता है तो वो 40% कर दिया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है, शिवाजी की जो मापन पद्धति थी ना ये काठी थी, ठीक है ना, काठी थी। चले, भूमि का जो मापन था, शिवाजी भूमि को मापने के लिए काठी नामक मानक छड़ी का उपयोग किया जाता था छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में, ठीक है। चलिए, इस समय हम लोग काठी का ही उपयोग करते हैं, बड़े से डंडे से उपयोग किया जाता है, जहाँ जहाँ आपके वहाँ भी होगा काठी चलता होगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है देखें, निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था। तो जो दारा सिको है ये हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था, यानी देवों के द्वारा बोली गई जो वर्ड है उन्हें, जैसे महाभारत रामायण लिखे गए हैं ना, तो ये दारा सिको जो था ये मानता था कि हाँ वही भगवान ने ही ये सारी चीज़ें कही हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की। तो इन्होंने धारण की थी 1674 में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। डेट याद रखिएगा 6 जून, ठीक है ना, 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 60 आपसे पूछा गया है, औरंगजेब ने किस राजपूत राज्य को सीधे नियंत्रण में लिया था। तो मारवाड़ को औरंगजेब ने, ठीक है, सीधे नियंत्रण में लिया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। प्रश्न नंबर 61 आपसे पूछा गया है, किसने उपनिषदों का संकलन किया था, ठीक है ना। उपनिषदों का संकलन किसने किया था, तो संकलन किया था दारा सिकोह ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 62 है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया, ठीक है ना। अभी तीनों युद्ध मैंने बताया था, तो जो पानीपत का आपका युद्ध हुआ था तीसरा युद्ध, ये कब हुआ था, 1761 में। ये याद रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1761 में, ठीक है। तो इसमें जब 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है तो मराठों को किसने पराजित किया था, तो अफगानों ने पराजित किया था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 63 आपसे पूछा गया है कि शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसको दी थी। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसको दी गई थी, तो यह दी गई थी दारा सिकोह को, ठीक है ना। किसने दी थी, आपके एग्जाम में पूछता है कि दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 63 का ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट है। अब यहाँ पूछेगा कि शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दारा सिकोह को कब दी थी, तो याद रखिएगा 1642 में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 64 पूछा गया है, औरंगजेब ने किस पुत्र ने विद्रोह किया था। अच्छा, औरंगजेब का कौन सा पुत्र था जो औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था, तो अकबर द्वितीय। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 65 पूछा गया है, चौथ और सरदेशमुखी कर कौन शासक लेता था। छत्रपति शिवाजी महाराज लेते थे चौथ और सरदेशमुखी कर। चौथ में कितना प्रतिशत था, 25% टैक्स लगाया जाता था, और सरदेशमुखी में 10% टैक्स लगाया जाता था, ठीक है।
चलिए प्रश्न नंबर आपका 66 इसमें पूछा गया है कि किस शासक ने गायन पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी गाने बजाने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो औरंगजेब ने लगा दिया था गायन पर प्रतिबंध। सी ऑप्शन राइट है 66 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है किस शासक ने झरोखा दर्शन व तुलादान को बंद कर दिया था? झरोखा दर्शन और तुलादान को बंद किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 68 नंबर पूछा गया है औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः कब प्रारंभ किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये मैंने आपको बता दिया है 1679 में औरंगजेब जजिया कर को पुनः शुरू कर देता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 69 नंबर पूछा गया छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 70 नंबर पूछा गया है बीजापुर के सुल्तान ने छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या के लिए किसे भेजा था? तो अफजल खान को भेजा था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 71 नंबर पूछा गया है किसकी मृत्यु पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि हम दुर्ग तो जीत गए परंतु शेर खो दिया? तो यह तानाजी मालसेरे के जब इनकी मृत्यु होती है तब छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं हम दुर्ग जीत गए परंतु शेर खो दिया। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 71 का। तानाजी पर भी मूवी आई है, ठीक है ना, अजय देवगन की मूवी थी, कुछ दिन पहले आई थी, जरूर देख लीजिएगा। ये सारी मूवियाँ देखनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले, ठीक है ना, विकी कौशल की मूवी आई थी जिसमें अक्षय खन्ना औरंगजेब का रोल निभाते हैं, वो भी मूवी काफ़ी अच्छी है। टाइम मिलेगा तो ज़रूर देखिएगा एग्जाम के बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में सर ए नौबत पद क्या था? सर ए नौबत पद है, ठीक है ना। सर ए नौबत पद क्या था छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में? तो यह सेनापति होते थे। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 72 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नियों में से कौन सी सती हुई थी? सती मतलब आप समझ रहे हैं, जब छत्रपति शिवाजी मर जाते हैं तो इनके साथ जिंदा कौन जल जाती हैं? तो पुतली बाई। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का, क्योंकि पहले सती प्रथा था, अगर किसी के पति की मृत्यु होती थी तो उन्हीं के साथ उन्हें भी जला दिया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, देखें पूछा गया है गुरु तेग बहादुर की 1675 में कहाँ हत्या की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी, है ना। 74 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर की हत्या कब की गई? 1675 में। कहाँ की गई? दिल्ली में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 75 नंबर पूछा गया है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का अंग नहीं था? तो जागीरदार था, मनसबदार था और जमींदार भी थे, इसमें इक्तादार नहीं था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। सर जी इक्तादार क्या था? तो इक्ता व्यवस्था मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत विशेष करके इल्तुतमिश की प्रशासनिक व्यवस्था थी। इक्तादार में प्रांतीय गवर्नर या फिर सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें इक्ता भूमि आवंटित की जाती थी, ठीक है। बाकी जो जागीरदार है, मनसबदार है और जमींदार है, ये तीनों मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अभिन्न अंग थे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 76, 76 नंबर प्रश्न पूछा गया कि मराठों को मुगल सेवा में लेने वाला बादशाह कौन था? तो मराठों को मुगल सेवा में लेने वाला जो बादशाह था वो कौन था? जहांगीर। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर 76 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, मराठा का शाब्दिक अर्थ क्या है? महान संघर्ष। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 77 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 78 नंबर। देखें 78 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल का चित्र का, ठीक है ना, मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 79 का। यह दिल्ली के निजामुद्दीनपुरम में स्थित एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसे 1569-70 में हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम ने बनवाया था, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम, ठीक है ना, हाजी बेगम, ठीक है। हाजी बेगम का नाम क्या था? इनको बेगा बेगम के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना, बेगा बेगम, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था, ठीक है। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। और
ये किस शैली में बना था, पूछता है हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना हुआ है, तो यह आपका चारबाग शैली में बना हुआ है। किस शैली में? चारबाग शैली में बना है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, चारबाग शैली यानी फारसी शैली, फारसी शैली लिख करके आता है या फिर चारबाग शैली लिख करके दे देगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 80 नंबर पूछा गया है कि 17वीं शताब्दी में भारत में सर्वाधिक निर्यातित वस्तु क्या थी, यानी 17वीं शताब्दी में भारत से सबसे ज़्यादा विदेशों में क्या भेजा जाता था, तो सूती वस्त्र भेजा जाता था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है कि मुगल सिक्कों पर किस महिला का नाम अंकित था। मुगल के सिक्कों पर, जो मुगलकालीन सिक्के थे, इस पर नूरजहाँ के जो महिला हैं इनका चित्र अंकित था। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 82 नंबर है कि आईने अकबरी का लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हर साल पूछता है। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था। चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे निजामुद्दीन औलिया। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 84 नंबर पूछा गया है, किस सूफी सिलसिले ने संगीत के अभ्यास पर जोर दिया। तो ध्यान रखेंगे, जो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, इन्होंने संगीत के अभ्यास पर जोर दिया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 84 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चले, प्रश्न नंबर 85 आपसे पूछा गया है, किस सूफी सिलसिले ने नियमित यौगिक क्रियाओं को अपनाया। नियमित यौगिक क्रियाओं को अपनाया था सत्तारी सूफी संतों ने। ठीक है ना, सत्तारी। ठीक है, सत्तारी सूफी सिलसिले के जो संत थे, इन्होंने नियमित यौगिक क्रियाओं को अपनाया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 86 पूछा गया है, राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत कौन थे। चैतन्य महाप्रभु ने राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है 87 नंबर, किस संत को विष्णु का अवतार माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु को विष्णु का अवतार माना जाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 87 का। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, प्रश्न नंबर 88 आपसे पूछा गया है, संत तुकाराम का संबंध है किस क्षेत्र से है। बंगाल, महाराष्ट्र, केरल या फिर राजस्थान। संत तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 88 का। प्रश्न नंबर 89 आपसे क्या है, पूछा गया है आपसे, सिख धर्म में लंगर किसने प्रारंभ किया था। सिख धर्म में जो लंगर चलता है ना, इसको प्रारंभ किसने किया था। गुरु नानक देव ने प्रारंभ किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 90 आपसे पूछा गया है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय, जाति न पूछे, यह कथन किसका है। यह कथन रामानंद जी का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 90 हो गया। 91 नंबर है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 92 आपसे पूछा गया है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। पटना में जन्म हुआ था गोविंद सिंह जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 93 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है कि किस भक्ति संत ने वर्ण, लिंग एवं जाति के भेद समाप्त कर सभी को अपना शिष्य बनाया। तो यह बनाया था रामानंद जी ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 94 देखें, पूछा गया है, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नाथ संप्रदाय की स्थापना करते हैं मत्स्येंद्र नाथ। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 94 का। प्रश्न नंबर 95 आपसे पूछा गया है, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान में उनके साथ गया था। कौन गया था। तो अमीर खुसरो गए थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 96 आपसे पूछा गया है, किस मुगल बादशाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया। ठीक है ना, तो राजकीय संरक्षण दिया गया था अहमद शाह के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 96 का। सॉरी, इसमें देखिए क्या कह रहा है, किस मुगल बादशाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया था। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 96 का। ध्यान रखेंगे अहमद शाह नहीं है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, बी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 97 देखें,
पूछा गया आपसे कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अलाई दरवाज़ा का निर्माण कौन कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेगा, सर अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करवाते हैं तो कब करवाते हैं? 1331 में करवाते हैं। अच्छा सर, तो अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी में बनवाया था 1331 में, तो ये कहाँ बनवाया था? महरौली में बनवाया था। कहाँ बनवाया था बाबू? महरौली में। महरौली कहाँ है सर? तो ये आपका दिल्ली में है, ठीक है ना, दिल्ली में। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 98 आपसे पूछा गया है कि 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका यहीं आपसे क्लियर हो गया ना। अच्छा, यहाँ देखिए खटौली का युद्ध, ठीक है ना। खटौली के युद्ध हुए थे। आपके एग्जाम में पूछता है कि खटौली का युद्ध कब हुआ? 1517 में हुआ सर, ठीक है। किसके बीच में हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 99 पूछा गया कि शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का मूल नाम था फरीद। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए ठीक है। और बाकी लास्ट जो क्वेश्चन है इसको बताने से पहले मैं बता दूं, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा। जब आप 3rd 4th और 5th से 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, पहले से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो अपना जिम्मेदारी बखूबी निभाइए। अपना क्वेश्चन पेपर आप भेज देंगे तो मैं 2nd 4th और 6th सेमेस्टर में सारी चीज़ें मैं हर साल बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अपना योगदान ज़रूर दें। अपने मेरे व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट के जरूर भेज दें। लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस पहले लिखा किसने है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है ना। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? संस्कृत, अवधी, हिंदी या फिर ब्रज भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस को लिखा गया है अवधी भाषा में। किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।